हाँ भाई, मिल गया नंबर? नहीं मिला ना? जिसके पीछे भाग रहे थे नहीं दिया ना उसने नंबर। तो चलो मैथ पढ़ते हैं आज। मैथ में ए नंबर लेके आओ। उसने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैथ में नंबर लेके आने हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट सारणी के बारे में, क्लास 12 का डिटर्मिनेंट सारणी। अब देखते हैं सबसे पहले हम सारणी क्या होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहना, ठीक है? अभी जिसने नहीं पढ़ा अभी हमने इससे पहले वीडियो बना दिए, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाके देख सकते हैं, वहां से पढ़ लेना। तो सबसे पहले हम सारणी की बात करें। सारणी होता क्या है? एक हमें वर्गावधि दिया होगा, उसका जो संख्यात्मक मान आता है उसे हम सारणी कहते हैं। एक वर्गावधि जैसे इस तरह से दिया हुआ a1 b1 a2 b2, ये 2 क्रॉस 2 का अवयव है, तो ये एक वर्गावधि होगा। ठीक है, ये हमारा एक वर्गावधि होगा। अब सारणी का विस्तार की बात करते हैं। ओ, ये हमारा वर्गावधि है, और इसका जो सारणी निकालते हैं हम, वो हम विस्तार करेंगे तब देखेंगे। हम जो सारणी को जो प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं हम? या तो हम डिटर्मिनेंट ए इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम डिटर्मिनेंट ए इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर एक सारणिक होगा a1 b1 a2 b2। ये हमारा सारणिक होगा। ये सारणिक में ये मोड नहीं होता है, मापांक नहीं होता है, ये होता है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम सारणिक के विस्तार की बात करें तो सबसे पहले प्रथम कोटि के अवयव के लिए जो हम सारणिक का विस्तार करते हैं वो इस तरीके से होगा। हमें a बराबर एक अवयव दिया है, तो हम जो इसका विस्तार जो करते हैं सारणी के रूप में, वो करते हैं डिटर्मिनेंट ए, या डिटर्मिनेंट ए बराबर ये जो एक अवयव का जो हम सारणी विस्तार करेंगे वो इस तरीके से होगा। डिटर्मिनेंट ए बराबर जो आएगा हमारा वो ए होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब द्वितीय कोटि के अवयव के लिए सारणी का विस्तार जो करते हैं वो किस तरीके से करेंगे? हमें द्वितीय कोटि का अवयव दिया 2 क्रॉस 2 का अवयव, इसका हम सारणी विस्तार करेंगे डिटर्मिनेंट ए, या इस तरीके से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए बराबर, इसका जो विस्तार करेंगे वो होता है इनकी क्रॉस गुणा करेंगे a1 की b2 में और a2 की b1 में, इस तरीके से। तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा एक सारणिक विस्तार रूप हो गया। द्वितीय कोटि के लिए जो हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब तृतीय कोटि के अवयव का सारणिक विस्तार जो निकालते हैं वो किस तरीके से? हमें 3 क्रॉस 3 का अवयव दिया होगा, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर जो करेंगे हम सबसे पहले a1 के लिए विस्तार करेंगे, फिर b1 के लिए और फिर c1 के लिए। अगर हम इस तरीके से रो में रो टू रो विस्तार करना चाहें, हम रो में विस्तार कर सकते हैं, और कॉलम में चाहे तो कॉलम में विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बार रो में स्टार्टिंग कर देंगे तो हम रो में ही करते हुए जाएंगे, और कॉलम में स्टार्टिंग करते हैं विस्तार करने की तो हम कॉलम में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले रो में कर दिया और फिर हम कॉलम में कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम विस्तार करेंगे a1 के लिए, तो क्या होगा हमारा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे, तो b2 और c3 माइनस b3 और c2 माइनस। अब हम रो में कर रहे हैं, रो के प्रति विस्तार कर रहे हैं, एक पंक्ति के प्रति विस्तार कर रहे हैं। तो b1 में हमारा ये, तो रो 1 और कॉलम सेकंड ढकेंगे, तो b2 c3 माइनस वो सॉरी a2 c3 माइनस a3 c2, ये हो गया। अब हम c1 के लिए विस्तार करेंगे, तो इसमें हमारा रो 1 और कॉलम थर्ड ढक देंगे, प्लस c1। अब देखो रो 1 और कॉलम थर्ड ढकेंगे, तो यहां से आएगा a2 b3 माइनस
A3 B2, ये हो गया हमारा तृतीय कोटि के लिए जो हमारा आव्यूह का सारणिक रूप निकाला, सारणिक विस्तार जो किया है वो हमारा इस तरीके से होगा। रो के अनुसार क्या है, अगर कॉलम के अनुसार करते तो कॉलम हमारा ये होता, तो हम A1 के लिए यहाँ पे हमारा A1 होता, यहाँ पे A2 होता और यहाँ पे जो होता हमारा A3 होता। ठीक है, अब हमने विस्तार तो निकालना सीख लिया, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे प्लस आया, हमने यहाँ पे एकदम से माइनस कर दिया और यहाँ पे प्लस, तो सारणिक के विस्तार में जो हमारा विस्तार चिन्ह जो होता है वो किस तरीके से होता है। सारणिक में विस्तार चिन्ह जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखो, पहला होता है प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि ये प्लस माइनस कैसे है, तो आप सिर्फ फर्स्ट रो को या फर्स्ट कॉलम को याद रख लेना। देखो, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, फिर प्लस है तीसरा, यहाँ पे प्लस आ गया, तो उसके बाद जो हम करेंगे प्लस के बाद सीधा माइनस आना है, तो आपको याद रहेगा माइनस करना है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस तरीके से होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, अब यहाँ पे हमारा माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आया हमारा, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से आप सारणिक का विस्तार रूप निकालने के लिए चिन्ह भी याद रख सकते हैं, किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब इससे आगे चलते हैं। अब सारणिक के हम पहले गुणधर्म देख लेते हैं कि सारणिक के गुणधर्म क्या क्या होंगे। अब ये लाड़ लो, देखो क्या करना है। गुणधर्म में फर्स्ट गुण है, देखो सबसे पहले गुणधर्म में हम क्या देखेंगे, जैसे हमें रो 1 दी है, रो 2, रो 3, अगर हम इसकी रो और कॉलम को बदल देते हैं, जैसे यहाँ पे A1 और यहाँ पे B1 कर दें और यहाँ पे C1, हमने रो को कॉलम में बदल दिया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दिया है, तो यहाँ पे A2 B2 C2, A3 B3 C3। फर्स्ट गुणधर्म क्या कहता है कि अगर हम किसी सारणी की रो या कॉलम को आपस में बदल देते हैं तो उस सारणी के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम रो और कॉलम को बदल देंगे तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे, ये इसका मान भी ऐसा ही आएगा, उसके मान में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सेकंड गुण क्या कहता है कि हमें एक सारणी दिया है, इसको हम A1 रो 1 को रो 2 की जगह रख दें, रो 1 और रो 2 को आपस में बदल दें, A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। अगर किसी सारणी के हम किसी एक रो को दूसरी रो के साथ बदल देते हैं या किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ बदल देते हैं, तो सारणी का जो मान होगा हमारा वो बदल जाएगा। जैसे ये प्लस में था तो ये सारणी का हमारा माइनस में बन गया है, तो इस तरीके से उसका चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड गुण क्या कहता है हमारा, इसमें देखो आपको दो रो 1 और रो 3 बिल्कुल एक जैसी दिखी रही होंगी, है ना। तो गुण नंबर 3 में R1 और R3 हमारे समान है, तो इस पूरे सारणी का मान हमारा 0 होगा। गुण नंबर 3 कहता है कि अगर किसी सारणी की कोई भी दो रो या दो कॉलम बिल्कुल समान हो तो उस पूरे सारणी का मान 0 होगा। अब गुण नंबर 4 है, इसमें हमें रो 2 पूरी शून्य दी हुई है, यहाँ पे भी 0 है, 0 0। गुण नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो हम बात करेंगे सारणिक में, अगर किसी सारणिक में हमें कोई भी एक पूरी रो या पूरी कॉलम शून्य दी हो तो उस सारणिक का मान हमारा 0 होगा। यहाँ पे हमें रो 2 शून्य दिए तो इसका मान भी 0 होगा। अगर यहाँ पे हमें कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 3 शून्य दी होती पूरी तो उस सारणिक का मान हमारा 0 होगा। ठीक है,
अब गुण नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें रो 2 दी हुई है जिसमें हमें के से गुणा की, के A2 दिया है, के B2 दिया है, के C2 दिया है। तो यदि हमें किसी सारणी के किसी एक रो या कॉलम को के यदि हमें किसी सारणी के एक रो या कॉलम में के से गुणा की हुई दी होती है तो उस पूरे सारणी का मान हमारा के गुना हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें रो 2 दी है, इसमें के से गुणा की हुई है। अब इस पूरे सारणी का मान जो होगा हमारा वो के गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब गुण नंबर 6 क्या बोलता है, इसमें हमें A1 प्लस एक्स दिया है, A2 प्लस वाई दिया है और A3 प्लस जेड दिया है और B1 B2 C3 A1 C1 C2 C3 ये हमें सिर्फ ऐसे ही दिए हैं। मतलब हमें कॉलम 1 में दो दिए हैं, प्लस में दिए हैं, मतलब A1 दिया और प्लस एक्स भी दिया। अगर कोई कंडीशन हमारी इस तरीके से आती है तो उसमें क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस X B1 C1 Y B2 C2 Z B3 C3। यदि हमें कोई इस तरीके से सारणी दिया हुआ है जिसमें कोई भी एक रो या कॉलम में दो संख्याओं का जोड़ हो, इस तरीके से जोड़ हो, तो हमें वहां पे दो अलग अलग सारणी प्राप्त होंगे। तो ये तो होगी हमारी गुणधर्मों की बात। अब हम चलते कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। और सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें कोई डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है जिसमें हमें कोई भी संख्या दी है 2 3 5 6। अब हमें इसमें इस सारणी का हमें मान ज्ञात करना है। तो सारणी का हम मान किस तरीके से निकालेंगे, तो विस्तार करना होगा हमें। तो 2 और 6 की गुणा करेंगे, -5 और 3 की गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 12 माइनस यहाँ पे होगा हमारा 15। ठीक है, बराबर माइनस माइनस के 3 आंसर आएगा। 12 में से 15 में से 12 जाएंगे तो 3 और 15 हमारे ज्यादा और माइनस के हैं तो हमारा माइनस का 3। तो इस तरीके से हम विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अभी चलो क्वेश्चन देखते हैं हम सारणी के किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसमें हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। इस सारणी का मान ज्ञात करना है तो डिटर्मिनेंट ए बराबर जो करेंगे हम इसका विस्तार करेंगे। ये हमारा 2 क्रॉस 2 का एक अवयव है तो इसका जो हम विस्तार करेंगे 2 क्रॉस -1 -5 क्रॉस 4। तो 2 क्रॉस -1 है तो ये माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 20 तो माइनस के 18 प्लस के हमारे 18 बचेगा। तो ये हमारा इस सारणी का मान आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें हम तो वो इसी तरीके से करना है। 2 क्रॉस 2 का अवयव हमारा, बस इसमें हमें संख्या की जगह कोस साइन दिए, कोस थीटा और साइन थीटा दिए। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर करेंगे कोस थीटा, इस तरीके से इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस अंदर है तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये।
और हमारा जो एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने मैथ में 10th क्लास में पढ़ा हुआ, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका जो मान होगा वो होगा हमारा 1। तो इस तरीके से हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें भी करना तो हमें विस्तार ही है, मान निकालना है, पर हमें कंडीशन दी हुई है, हमें क्या ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट a, हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक का हमें मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट a बराबर हमें 2 डिटर्मिनेंट 2a निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 इसका हम 2a करेंगे, तो क्या होगा हमारा, इसमें हमारी गुणा होगी 2 की 2 4 8 और 4, ये हमारा 2a हो गया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट 2a निकालेंगे, डिटर्मिनेंट 2a करेंगे, यानी हमें ये एक आव्यूह रूप में दिया, सारणिक रूप में करेंगे, डिटर्मिनेंट 2a करेंगे, तो क्या होगा हमारा 2 4 8 4, ये हमारा डिटर्मिनेंट 2a हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमारा डिटर्मिनेंट 2a तो निकल गया, अब हमें निकालना है 4 डिटर्मिनेंट a। तो 2 डिटर्मिनेंट a बराबर, यहां से हम फर्स्ट रो से 2 उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन लेंगे, गुणा सेकंड रो से भी हम 2 कॉमन लेंगे, यहां से क्या बचा 1 2, यहां से हमारा 4 और 2, तो ये क्या हो गया हमारा 2 डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4, और ये हमारा किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट a के। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट a, ये ही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो ये भी इसी तरीके से होगा जैसे ये हुआ है। इसमें हमें 3 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 3a कर लेते हैं। 3 डिटर्मिनेंट a, हमें a बराबर दिया है ये, तो इसका पहले हम डिटर्मिनेंट a करेंगे। डिटर्मिनेंट a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये हमारा डिटर्मिनेंट a हो गया। अब इसका 3 डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। 3 डिटर्मिनेंट a बराबर करेंगे, तो इसमें 3 गुना हो जाएगा 3 0 3 2 3 6 0 0। ठीक है, इतना निकल के आ गया हमारा 3 डिटर्मिनेंट a निकल गया। हमें 27 डिटर्मिनेंट a निकालना है। 3 डिटर्मिनेंट a हमारा निकल के आ गया, 27 डिटर्मिनेंट a हमें निकालना है। तो 3 तो क्या होगा 3 डिटर्मिनेंट a बराबर, हमने यहाँ पे क्या किया था 2 कॉमन लिया था फर्स्ट रो से, और सेकंड रो से भी हमने 2 कॉमन लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से हमने 3 लिया कॉमन, सेकंड कॉलम से भी 3 लिया, और थर्ड कॉलम से भी हमने 3 उभयनिष्ठ लिया, यानी कॉमन लिया। अब क्या बचा हमारे यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 1 2 0 0, यहाँ पे कितना बचा हमारा 4। तो 3 डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 की, तो ये होगा हमारा 27, और ये जो हमारा आया ये है हमारा डिटर्मिनेंट a, ये वाला जो बचता है ये हमारा डिटर्मिनेंट a, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम सिद्ध भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बराबर कोई भी संख्या दी हो गुणा करके डिटर्मिनेंट में, और उसके बराबर हमें कोई और संख्या देकर डिटर्मिनेंट सिद्ध करना हो, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और इससे आगे देखते हैं। अब देखो, तो ये हमें एक सारणिक दिया है, इसमें हमें इसका विस्तार करना है, मान ज्ञात करना है सारणिक का। तो
देखो सारणी में एक चीज और देखनी होगी आपको, जिस तरीके वो ये देखना है कि किस ऐसा क्या करें कि ये सारणी हमारा आसान हो जाए, हमें सभी अवयवों के लिए विस्तार ना करना पड़े। देखो यहाँ पे सेकंड रो में 0 दिया हुआ है, फर्स्ट अवयव जो है सेकंड रो का वो हमें 0 दिया है, तो हम इसमें R2 के लिए विस्तार करेंगे, R2 के लिए विस्तार। ठीक है, तो R2 के लिए करेंगे तो -0, ये तो 0 हो जाएगा प्लस। अब 2 के लिए करेंगे तो हमारा, क्योंकि इस 0 के लिए करेंगे तो सगला 0 ही होगा हमारा, 0 गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब 2 के लिए करेंगे तो हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाएंगे तो 2 क्रॉस 0 माइनस 3 क्रॉस -2 -1 के लिए करेंगे। अब तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 2 क्रॉस -5 -3 क्रॉस -1। ठीक है, ये हो गया बराबर, ये 0 है, इसको अब अभी लिख लो -0, ऐसे लिख लो प्लस, ये 0 होगा 2, ये 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 माइनस, तो 2 की और 5 गुणा करेंगे 10 होगा, माइनस के और ये -1 अभी ऐसे ही रहने दो, -1 तो माइनस के 10 और माइनस माइनस प्लस के 3 इजिकल टू 2 की करेंगे तो 12। ठीक है, 12, अब माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1 और ये हमारे माइनस के 7, तो इजिकल टू 12 - 7 इजिकल टू क्या होगा हमारा प्लस के 5। तो आंसर हमारा जो इस सारणिक का विस्तार करने के बाद जो हमारा मान आता है डिटरमिनेंट ए का, वो आता है हमारा 5। तो इस तरीके से आप विस्तार भी कर सकते हो। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इससे थोड़े अलग क्वेश्चन जो है उन्हें देखेंगे। हाँ, तो देखो भाई ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करेंगे। इसमें हमें एक सारणिक दिया है, बराबर में दूसरा सारणिक दिया है, लेकिन इसमें जो हमें कंडीशन दी है वो है हमें इस सारणिक में x का मान निकालना है। वो x तो चली गई, अब इस x पे ध्यान दे लो, इस x का मान निकाल लो। ठीक है, तो इनका हमें मान निकालना है, तो सर क्या करेंगे हम इनके दोनों तरफ हम विस्तार कर लेंगे। पहले 2 और 5 की गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस 5 की गुणा -4 क्रॉस 3 की गुणा इक्वल टू, इस तरीके से इधर करेंगे, x और 5 की गुणा करेंगे, x क्रॉस 5 माइनस 2x क्रॉस 3, यहाँ पे 10 माइनस ये 12 इज इक्वल टू ये 5x हो जाएगा माइनस 6x। अब यहां से माइनस का 2 बचा इज इक्वल टू यहां से माइनस का x बचा, तो x का जो मान है वो है हमारा 12, ये हमारा आंसर आ रहा। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर इस तरीके से कोई हमें दो सारणिक दिए हो बराबर में। ठीक है, हाँ भाई देखो ये और थोड़ा क्वेश्चन अलग है। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये गुण नंबर हमने 6 पढ़ा था ना, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। अब इसको कैसे करेंगे हम, ये देखो इसमें हमें फर्स्ट कॉलम दिया, सेकंड दिया है, थर्ड में हमें दो संख्याओं का योग दिया है, मतलब x प्लस ए का हमें योग दिया है। तो इसके हमारे दो सारणिक बनेंगे, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखते हैं हम, ये है हमारा कॉलम 3, इसको कर लेते हैं कॉलम 3 माइनस माइनस कर देंगे कॉलम 1, इसमें से हम इसको हटाएंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स वाई जेड ए बी सी। अब इससे इसे घटा रहे हैं हम, तो यहाँ पे ए बी बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा,
क्योंकि x से x कट जाएगा, y से y और z से z कट जाएगा। हमने एक गुण पढ़ा था जिसमें था कि अगर हमारे कोई भी दो रो या दो कॉलम समान होते हैं तो उसका मान हमारा 0 होता है आंसर। तो एक तो हमारा इस तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे समझिए। अब दूसरा तरीका क्या होगा, गुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। गुण नंबर 6 क्या था वो देखते हैं। देखो गुण नंबर 6 में था हमारे यहाँ पे दो सारणिक बन जाएंगे, एक्स ए एक्स, वाई जेड बी वाई सी जेड, ये होगा प्लस एक्स ए ए वाई बी वाई, सॉरी वाई बी बी जेड सी सी, ठीक है। ये हमारे एक सारणिक और दूसरा सारणिक, दो सारणिक बन गए गुण नंबर 6 के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी क्या है, हमारा कॉलम 1 और कॉलम 3 समान है तो इसकी वैल्यू 0, प्लस इसमें क्या है, कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा समान है तो इसकी वैल्यू भी 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। देखो इस तरीके से भी इसका मान 0 आ रहा है और इस तरीके से भी इसका मान 0 आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं अब इसका जो मान आया वो 0 आया, हमें इसका मान ही निकालना था। अब देखते हैं और क्वेश्चन, इससे आगे चलते हैं। हाँ भाई देखो लाड लो, देखो ये क्वेश्चन दिया है, एक सारणिक है बराबर, हमें जो सिद्ध करना है 0 के, उसने पहले ही बोल दिया कि हमें 0 के बराबर सिद्ध करना, मतलब ये क्वेश्चन 0 के बराबर है, ये पहले ही बोला कि ये 0 के बराबर है, बस हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि किस तरीके से होगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। अब सबसे पहले तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की एक एक रो एक एक कॉलम को अच्छे से देखना कि हम कहां से शुरू करें, कैसे करें जो आसानी से जल्दी हमारा ये सोल्व हो जाए, ठीक है। देखो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, यानी कि हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस b से ये b कट जाएगा, इसको भी साथ में जोड़ेंगे, इस a से ये और इस c से ये c। तो इसमें क्या करते हैं हम, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। b माइनस सी ऐसे ही रहेगा, c माइनस ए। अब हमने क्या किया यहाँ पे लिख लेते हैं, C1 में हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ दिया, हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 को भी जोड़ दिया और कॉलम 3 को भी जोड़ दिया। तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से ए माइनस बी माइनस सी। देखो भाई मैं एक एक स्टेप अच्छे से इसलिए कर रहा हूं, कराने को मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं कि मैं यहाँ से इनको डायरेक्ट कि ये जुड़ के यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, इस तरीके से भी करा देता, लेकिन एक एक स्टेप आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको बोर्ड देने ये नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम देने ये नहीं है कि आपने उल्टा सीधा ऐसे ही कर लिया और फिर आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो आपको कुछ समझना है, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप आराम से समझाऊंगा, तो वीडियो को आराम से देखना, ठीक है। अब हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ा तो हमारा कॉलम 1 ये बन गया। अब इसमें देखो a प्लस का है, यहाँ पे a माइनस का है, b माइनस का, ये b प्लस का है, ये c माइनस का, ये c प्लस का है, तो इसलिए हमने ये जोड़ा था। इस तरीके से यहाँ पे होगा b ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये c माइनस, ये c प्लस का है, ये माइनस के ये प्लस के कट गए, ऐसे यहाँ पे c और ये माइनस के c, ये माइनस के a तो प्लस के a, माइनस के b तो प्लस के b, ठीक है, बराबर ये 0 हो गया हमारा, ये भी 0 हो गया, ये भी बचा क्या हमारा b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b और b माइनस c, ठीक है। अब हमने एक गुण पढ़ा था जिसमें था कि हमारी कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 होती है तो उस पूरे सारणिक का मान हमारा 0 होगा, और हमें यही सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 0 के बराबर आ गया। इस अभी देखो लाड लो एक क्वेश्चन हो रहा है, सारणिक दिया है हमें ये
और बराबर जो हमें सिद्ध करना है 4a² b² c²। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो अब देखो इसमें हमें किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, ये a² है, ए बी है, ए सी है। तो हम फर्स्ट रो से a कॉमन ले लेते हैं। इसमें बी ए है माइनस b² है और बी सी है। सबसे पहले हमें देखना है कहां से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आंसर के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। हमने राइट लेफ्ट हैंड साइड ली, ये वाली साइड लेते हैं हम। ए कॉमन लिया, सेकंड रो से हमने बी लिया और थर्ड रो से हमने सी कॉमन लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस के ए बी और सी बचा। यहाँ पे क्या बचा हमारा, ए माइनस बी और सी। यहाँ पे हमारा ए बी और माइनस के सी, हमारा ये बच गया। इतना आगे अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जीरो बनाने की। ठीक है, तो बराबर ए बी सी तो हमारा है ही, माइनस ए बी और सी। अब क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे कर देंगे R2, ये रो 2 है हमारा। रो 2 में रो 2 प्लस रो 1 और रो 3 प्लस रो 1। इस रो को और इस रो को हमने जोड़ दिया तो ये जीरो, यहाँ पे भी हमारा जीरो और यहाँ पे 2c। अब यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी हमारा 2b हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जीरो। ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हम रो सेकंड और रो थर्ड से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि इक्वल टू ए बी सी तो हमारा है ही, गुणा 2 हमने रो 2 से कॉमन लिया 2, गुणा रो 3 से भी हमने 2 कॉमन लिया। तो क्या बचा, माइनस का ए बी सी, 0 0 सी, 0 बी और 0, इतना आ गया हमारा। अब ठीक है, अब हम ए के लिए हम विस्तार कर लेते हैं। तो ये 4ab हो जाएगा। ए के लिए विस्तार करेंगे, माइनस का ए, ये और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारा ढक जाएगा। तो यहां से 0 माइनस बी और सी बचेगा। अब यहाँ पे माइनस के 0 और प्लस के 0 बराबर 4abc, ये है ये हमारा। अंदर क्या बचा, अंदर एक माइनस एक गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस के ए बी सी इज इक्वल टू 4abc की गुणा करेंगे तो 4a² b² c²। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें यही सिद्ध करना था। हमने 4abc की अंदर गुणा की तो ये तो जीरो है, ये तो जीरो हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस एबीसी में गुणा की तो 4a² b² c², इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है, साइनिक दिया हमें, ये बराबर जो सिद्ध करना है वो है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। यहाँ पे हमें x प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई, यहाँ पे z वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वो सॉरी वाई, इस तरीके से हमें दिया है। तो यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई, यहाँ से z प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई, यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x और y, z प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y, x जेड प्लस एक्स प्लस 2y। हमने क्या किया, यहाँ पे देखो कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, हमने तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो x 2
2x हो जाएगा प्लस 2y प्लस 2z, x और y, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पे y प्लस z प्लस 2x, यहाँ पे हमारा y बचा, यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, x z प्लस x प्लस 2y। अब कॉलम 1 से हम 2x प्लस 2y प्लस 2z हम कॉमन ले लेते हैं, बराबर 2x प्लस 2y प्लस 2z हमने लिया कॉमन, ठीक है। तो हमने ये कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ से 1 1 1, x y y प्लस z प्लस 2x y x z प्लस x प्लस 2y, ये बचा। ये अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं हम 0 बन जाए, ताकि ये आराम से हमारा विस्तार करे तो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 0 बनाने के लिए रो 2 में रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 करेंगे, रो 3 माइनस रो 1, 1xy 0, इसमें से इसे घटाया तो x प्लस वाई प्लस जेड बचा और ये 0, यहाँ पे भी 0 बची, यहाँ पे भी 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बचा, और ये हमारा है ही, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब 1 के लिए हम विस्तार करेंगे तो ये और ये हमारा छुप जाएगा, ठीक है। और इनकी गुणा करेंगे तो ये x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 0, और माइनस 0 होगा प्लस भी 0 होगा, ठीक है। ये हमारा इसमें है ही गुणा में, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये वाला और ये वाला यहाँ से आया बराबर, अब इनकी गुणा करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 3, ये हमारा आंसर, ये हमें सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इससे और आगे और क्वेश्चन देखते हैं। इस इन क्वेश्चनों के जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो अब, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन भी होंगे। तो चलो अब इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें जो सिद्ध करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिद्ध करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे देखो। हमें इसमें ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए बी है, ए सी है, ए बी ई बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1 दिया है। तो हम R1 R2 व R3 से ए बी सी उभयनिष्ठ, ठीक है। हम R1 R2 और R3 से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए कॉमन लिया, यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो ये क्या बचा ए प्लस 1 बटे ए बी और सी, यहाँ से हमारा ए बचा, यहाँ से बी प्लस 1 बटे बी, यहाँ से सी बचा, यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे हमारा बचा बी, सी प्लस 1 बटे सी, हमारा इतना आ गया। अब क्या करना है देखो, ठीक है, बराबर करेंगे ए बी सी, अब ठीक है इतना आ गया। इसके बाद हम करते हैं R2 माइनस R1 R3 माइनस R1,
देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम करेंगे R2 में से R1 को घटा रहे हैं। हाँ तो देखो R2 में से R1 को घटाएंगे और R3 में से हम R1 को घटाएंगे। इसमें से इसे घटाएंगे, पहले R1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, B और C। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1/A, यहाँ पे हमारा 1/B और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का 1/A, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/C। इतना आ गया। हमें सिद्ध करना है ये। हम क्या करेंगे, C1 गुणा करेंगे A, C2 गुणा करेंगे B और C3 गुणा करेंगे C। इतना हम करेंगे इसमें पहले, बराबर ABC अपॉन ABC। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा A² प्लस 1 C2 हमारा ये है, तो यहाँ पे B² हो जाएगा और ये C²। ये तो हमारा ऐसे ही हो गया। अब इसमें हमने A से गुणा की तो माइनस का 1, इसमें B से की तो 1 और 0। यहाँ पे की हमने A से गुणा तो माइनस का 1 0 और यहाँ पे हमने C से की तो 1। हमारा इतना आ गया। C1 प्लस C3 कर देते हैं, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, A² प्लस C² प्लस 1। यहाँ से हमारा B² और C² बचा, -1 1 0 0 0 1। इतना समझ में आ गया। यहाँ तो सारा समझ में आ गया हो तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से तो ABC अपॉन से ये कट जाएगा। अब 1 के लिए, इस 1 के लिए हम विस्तार कर लेते हैं। इस 1 के लिए करेंगे ये और ये हमारा छुप जाएगा। तो A² प्लस C² प्लस 1 माइनस 1 है तो -1 क्रॉस B² बराबर क्या होगा, A² प्लस C² प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस तो प्लस के B² बराबर 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C²। आंसर यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। देखो यही सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हम सारणिक के मान भी निकाल सकते हैं, सिद्ध करने को बोले और सिद्ध भी कर सकते हैं। तो अब थोड़े अलग आएंगे सारणिक में, ये थोड़े आपको हार्ड लग सकते हैं पर ध्यान से देखना, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो उसके हमने कुछ फॉर्मूले हैं। अब जो आगे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले उपसारणिक की बात करते हैं। उपसारणिक क्या होता है, एक सारणिक दिया होगा, एक आवृत्ति दिया होगा हमें, उसके जैसे हम निकालते कि फर्स्ट के लिए A11 के लिए प्रसार कर रहे हैं अगर हम, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाते हैं। तो इसमें उपसारणिक में क्या होता है, M11 होता है उपसारणिक जो निकालते हैं। तो उसमें अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा रहे हैं तो जो बाकी बचे हुए अवयव होते हैं वो हमारे M11 हो जाएगा। इसी तरीके से M12 के लिए करेंगे तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ढकेंगे तो हमारे ये और ये अवयव बच जाते हैं, तो हमारा M12 निकल के आता। तो इस तरीके से हम जितने भी अवयव के लिए बोलेगा, M11 के लिए बोले, M3 के लिए बोले, तो इस तरीके से हम उपसारणिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर जो होता है CI/J, कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है CI/J सेकंड निकालने के लिए बराबर -1 उसकी पावर I प्लस J इंटू जो होगा MI/J। ठीक है, I के स्थान पर हमें एक भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, इस तरीके से। और J के स्थान पे भी 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। तो
C11 के लिए करते हैं, अगर हम C11 को फैक्टर कर रहे हैं तो -1 की पावर 1 + 1 m1 × 1, तो बराबर जो होता है हमारा -1 की पावर 2, और ये हमारा m11 क्या होता है, हमारा उपसारणिक जो होता है, यहाँ पे हमने निकाला था, ये हमारा उपसारणिक होगा, तो इसमें उपसारणिक के हम गुणा कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारा कोफैक्टर निकल के आ जाता है। अब सहखंडज अवयव की बात करें, सॉरी ये सहखंडज अवयव जो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे एडजॉइंट यानी कि शॉर्ट में एडी जे लिखेंगे और ए, एडजॉइंट ए से प्रदर्शित करते हैं, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए करते हैं एडजॉइंट ए बराबर हमारा जो सहखंडज आता है उसका परिवर्तन निकालते हैं, और एडजॉइंट ए जो होता है हमारा सहखंडज निकाला है ना हमने, कोफैक्टर सहखंड जो निकाला कोफैक्टर का परिवर्त जो आता है वो हमारा एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बात करें व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, वह वर्गावयव जिसका हम हाँ वर्गावयव जिसके ए के सारणिक का मान शून्य ना हो, मतलब अगर हम सारणिक का डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, मतलब हम किसी वर्गावयव के सारणिक का डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं और वो बराबर 0 के नहीं आता है तो वो हमारा उपसारणिक होगा। अगर वो बराबर आ जाता है, डिटर्मिनेंट ए जो हमारा बराबर आ गया, तो वो हमारा अनुत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक है, अनव्युत्क्रमणीय अवयव होता है वो। अब बात करते हैं वर्गावयव का व्युत्क्रम। वर्गावयव का व्युत्क्रम क्या होता है, ए इनवर्स, यानी कि व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, मतलब व्युत्क्रम जो होता है हमारा ए इनवर्स होता है बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब बात करें कि व्युत्क्रम अवयव निकालते कैसे हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो होगा हमारा सारणिक जो होता है हमारा, सारणिक का हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए ये देखना है कि हमारा वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। अगर व्युत्क्रमणीय है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो उसका हम एडजॉइंट वो, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 के आता है तो हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर बराबर 0 के नहीं है तो उससे आगे करेंगे, फिर हम उस सारणिक के सहखंड निकालेंगे। ठीक है, सहखंड, फिर 4th पॉइंट, सहखंड से जो निर्मित हमारा कोफैक्टर निकल के आता है वो लिखेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर का हम परिवर्त निकालेंगे, और परिवर्त जो निकालेंगे, जो परिवर्त आता है वो हमारा एडजॉइंट ए होता है। हमने यहाँ पे बताया था और यहाँ पे बताया, जो परिवर्त निकालते हैं हम कोफैक्टर का वो ही हमारा एडजॉइंट ए होता है। अब एडजॉइंट ए निकालने के बाद ए इनवर्स बराबर कर देंगे हम एडजॉइंट ए, जो हमने एडजॉइंट ए निकाला था वो, तो भाई देखो अब देखते हैं कि इसमें सारणिकों के ज्यामिति में अनुप्रयोग कैसे होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। 3 निर्देशांक दिए होंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, हमें 3 निर्देशांक दिए होंगे उस टाइम पे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और एक हम सारणिक बनाएंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब हमें जो निर्देशांक दिए हैं उन्हें हम 2 कॉलम में लिख लेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तीसरा जो निर्देशांक लिखेंगे हम उसे हम 1 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमारा बराबर 0 आता है तो तीनों बिंदु हमारे संरेख होते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे हमारा 0 आता है तो हमारे जो तीनों बिंदु होंगे वो हमारे संरेख होंगे। ठीक है, अब 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण देखते हैं। 2 बिंदु दिए होंगे हमें ए और बी, इसमें x1 y1 x2 y2। तब हमारा जो सारणिक बनेगा
तब जो हमारा समीकरण बनता है वो बनता है x1 y1 1 x2 y2 1। तो हमारे जो दो बिंदु दिए हैं, लेकिन हम तीसरा बिंदु अपने पास से लिख लेंगे x और y। ठीक है, दो बिंदु हमें दिए हैं, पहले हम लिख लेंगे अपने पास से x y और 1, और उसके बाद हम x1 y1 1 x2 y2 1 इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संगत और असंगत क्या होता है। अगर हमारा कोई सारणिक का मान बराबर 0 नहीं होता है तो संगत होगा, और उस डिटर्मिनेंट हमारा बराबर 0 होता है तो असंगत होगा। ठीक है, इसके बाद रेखिक समीकरण निकाय का हल देखते हैं। हमें रेखिक समीकरण दिए होंगे कुछ, जैसे यहाँ पे दिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। ऐसे ही थर्ड समीकरण दिया हमें a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तब जो हमारा समीकरण को हम हल करते हैं वो करते हैं a इंटू एक्स बराबर b। हमारा जो सॉल्यूशन करेंगे हमें इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो a बराबर हमारा एक समीकरण बन जाएगा, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इस तरीके से हमारा एक सारणिक बन जाएगा। और x बराबर जो होते हैं हमारे x y z होते हैं, और b बराबर d1 d2 d3 ये हमारे होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा a का मान 0 नहीं आता है तब हमारा ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और 0 आता है तो ए इनवर्स का हमारा अस्तित्व नहीं होगा। तो x का मान हमें निकालने, x y z के मान निकालने होते हैं इसमें। तो x बराबर हम कर देंगे इस समीकरण को, a को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे a इधर जाएगा तो x बराबर b अपॉन a या a इनवर्स, क्योंकि अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो पावर घट जाएगी, a इनवर्स इंटू b। तो ये हमारा x की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं इसके किस तरीके से करने हैं इन फॉर्मूलों को रख के। चलो तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो भाई अब फॉर्मूले हमने देख लिए, अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है हमें, दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें तीन बिंदु ये दिए 1,0 6,0 4,3। तो पहले हम इसका, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हम एक सारणिक बनाते थे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब इस सारणी इस समीकरण के अब हम इन निर्देशांकों को इस समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इस सारणी के रूप में लिखेंगे इस दिए गए निर्देशांकों को, हम बिंदुओं को, शीर्ष बिंदुओं को इस सारणी के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा, 1/2 x1 है हमारा 1 x2 हमारा 6 और x3 हमारा 4। अब y2 y1 है हमारा 0, y2 है हमारा यहाँ पे 0 और y3 हमारा 3। ये 1 1 और 1 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो अब हम देखेंगे प्रसार किसके लिए करें, हम किसके लिए आसानी से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये दो 0 हैं, तो हम कर लेते हैं C2 के लिए, मतलब कॉलम 2 के लिए हम प्रसार करेंगे। C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, तो अब हम C2 के लिए विस्तार कर रहे हैं इसका। तो क्या होगा, तब 1/2 पहले 0 के लिए करेंगे, तो क्या होगा हमारा C2 के लिए कर रहे हैं ना हम, ये और ये ढकेंगे तो 6 1 4 3 6 1 सॉरी 6 की करेंगे तो 6 -4 करेंगे 4। ठीक है, हम C2 के लिए कर रहे हैं, यानी इस 0 के लिए क्या है, तो हमने पहले माइनस आएगा अब प्लस आएगा हमारा।
अब इस 0 के लिए करेंगे तो हमारा ये और ये छुप जाएगा, तो 1 -4 -3 के लिए करेंगे इस बार, तो हमारा ये और ये छुप जाएगा, तो 1 -6 इक्वल टू 1/2, 0 आएगा यहाँ से और यहाँ से भी 0 आएगा, तो -3 और -5 इक्वल टू 1/2, और 3 और 5 करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा हमारा 15 करेंगे तो हम 15, और ये हमारा आ गया 15/2, या हम इसको लिख सकते हैं, अब इसको लिखेंगे हम 7 सही 1/2 इकाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आया हमारा, ये निकल के आया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन, इससे आगे चलते हैं। अब देखो भाई एक क्वेश्चन और है, तो सारणिकों का प्रयोग करके हमें दो बिंदु दिए, एक और दूसरा बिंदु ये दिया, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण ज्ञात करना है हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का। हमें बिंदु दिए, माना ए बिंदु है हमारा 1,2 और बी बिंदु है हमारा 3,6। तो माना बिंदुओं ए 1,2 और बी 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु P x, y है। P A B PAB संरेख होंगे। तो ए और बी पर मिलाने वाली रेखा हमने P मान लिए, तब सारणिक बनेगा वो क्या होगा, x y 1, और ए और बी हमारे जो हैं 1 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक सारणिक बन गया। अब हम एक्स वाई मतलब फर्स्ट रो के लिए हम विस्तार कर लेते हैं इसका, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो x हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ढक जाएगा, तो 2 क्रॉस 1 करेंगे तो 2 माइनस 6 क्रॉस 1 करेंगे तो 6 माइनस y के लिए करेंगे अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 1 माइनस 3 प्लस 1 के लिए करेंगे इस 1 के लिए, तो ये हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ से 6 माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा x और यहाँ से माइनस के 4 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के 4x, माइनस यहाँ से माइनस के 2 बच रहे हैं और बार माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2y, और यहाँ से बचेगा हमारा प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा 0 है यहाँ पे। ये हमारा माइनस के 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 बचा, माइनस के 2 हमने कॉमन लिया, माइनस के 2, तो यहाँ से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आया। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का जो समीकरण आता है हमारा, वो ये निकल के आता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब और देखते हैं इससे आगे। देखो अब एक क्वेश्चन और है, एक सारणिक दिया हमें, इसमें हमें उपसारणिक और इसके सहखंड निकालने हैं। तो उपसारणिक कैसे निकालते हैं और सहखंड कैसे निकालते हैं, हमने इसके लिए फॉर्मूला देखे थे। तो सबसे पहले हम उपसारणिक देखते हैं, उपसारणिक कैसे निकालेंगे।
उपसारणिक होता है हमारा M11 बराबर, तो ये हमारा मतलब 2 × 2 का हमारा सारणिक है ये। तो इसमें हमारा M11 क्या होगा, ये और ये छुपेगा तो सीधी सी बात है 3 और M11 निकाल लिया। अब हम निकालेंगे M12 बराबर करेंगे ये और ये छुपाएंगे तो 0। अब M21 करेंगे तो इस बार ये और ये छुपाएंगे तो -4 और M22 करेंगे तो ये और ये छुपाएंगे तो हमारा 2। ये हमारे उपसारणिक निकल के आ गए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम उपसारणिक। उपसारणिक निकल गया। अब हम सहखंड निकालेंगे, वो कैसे करेंगे, सहखंड जो निकालते हैं हम वो करते हैं खंड निकालने के लिए यानी कोफैक्टर निकालते हैं। अब हमारा ये सारणिक ए था तो हम A11 कर लेते हैं इसको। A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1, M11 क्या है हमारा 3 बराबर, तो -1 की पावर 2 × 3 = 1, -1 की पावर 2 है तो प्लस का 1 होगा तो बराबर 3। अब A12 बराबर करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 क्रॉस 0 = ये 0 ही होगा। A21 करेंगे इस बार तो -1 की पावर 2 + 1, A21 कितना था हमारा -4, वो सॉरी M21 था हमारा -4 बराबर, तो ये -1 की पावर 2 + 3 यानी 2 + 1 है, मतलब -1 की पावर 3 है तो माइनस का होगा 1 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस के 4। A22 बराबर करेंगे -1 की पावर 2 + 2 और M22 कितना था हमारा 2, तो -1 की पावर 4 है तो प्लस के 1 हो जाएंगे तो बराबर 2। तो सहखंड भी हमारे निकल गए। उपसारणिक ये रहे और सहखंड ये रहे। इस तरीके से हम उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उपसारणिक और सहखंड निकाल सकते हैं। अब इससे आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो एक सवाल हो रहा है, इसमें दिया तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके त्रिभुज बराबर एक सारणिक दिया है, हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो सारणिक का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, और तीसरे स्तंभ हमारा ये कॉलम थर्ड, इसका प्रयोग करके हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तीसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे हम, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करेंगे तो C3 के अवयवों का सहखंड। ठीक है, C3 यानी कि तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंड करना है हमें। तो क्या करेंगे हम, देखो A ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो A13 करेंगे पहले, यानी कि ये और ये छुपाएंगे, यानी कि 1 की पावर 1 + 3 और 1y 1z = ये 1 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो z - y बराबर z - y हो जाएगा ये। अब A23 करेंगे, क्योंकि तीसरे स्तंभ के लिए कर रहे हैं तो हम सिर्फ 3 वाले ही लेंगे। A23 है ये और ये छुपाएंगे, यानी कि 1 की पावर 2 + 3 ये और ये छुपाया हमने तो 1x 1z सहखंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा M11 M21 उस तरीके से लिखते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा A13 कर रहे हैं तो ये हमारा होगा CI × j की पावर I + j वाला हो गया, और ये हमारा M13 वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब तो ये पावर 5 है और -1 तो -1 क्रॉस इनकी गुणा करेंगे तो z - x। अब इतना आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर माइनस की गुणा कर देंगे तो x - z हो जाएगा ये। अब A33 के लिए और करेंगे एक बार,
1⁻³ + 3 ये वाला और ये वाला छुपाएंगे तो 1x 1y बराबर, तो ये 1 हो जाए क्योंकि पावर 6 है, तो 1 -1⁻6 है तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। क्रॉस y - x बराबर y - x, तो ये हमारे C3 के अवयवों के सेकंड निकल के आ गए। अब हमें मान और ज्ञात करना है इसका, तो मान कैसे ज्ञात करेंगे देखो, तो अतः त्रिभुज का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, a13 + a23 + a33 ये हमारे एक त्रिभुज का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब a13 यानी कि देखो इसमें देखेंगे a13 क्या है, a11 a12 a13 ये है, तो y z और a13 हमारा यहाँ पे आया z - y प्लस a12 ये हमारा zx और यहाँ पे आया ये x - z प्लस a33 ये हमारा xy और यहाँ पे आया था ये y - x, ठीक है। इनके अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा z² y - y² z प्लस x² z माइनस z² x प्लस y² x माइनस x² y, इतना। अब ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे x² है और हमारा यहाँ पे x² है, तो x² हमने कॉमन लिया तो z माइनस वाई प्लस, अब देखो क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे x है और कहाँ पे x है हमारा, यहाँ पे x है, प्लस x कॉमन लेंगे तो y माइनस z बचा प्लस, अब हमारा क्या बचता है देखो, अब हम y इंटू जेड कॉमन ले लेते हैं, y इंटू जेड, तो यहाँ से हमारा क्या बचा z और यहाँ से माइनस के y, ये हो गया। अब इसमें हम z माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या x² बचा माइनस x, ठीक है, माइनस के x y प्लस z बचा और प्लस के y z बचे, इतना होगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे, z माइनस वाई तो हमारा बाहर है ही, अब x² माइनस xy माइनस xz प्लस yz, अब इससे आगे देखो z माइनस वाई बाहर है ही, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस जेड अब देखो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचा और इतना ही, अब माइनस के हमने z कॉमन लिए तो यहाँ से हमारा क्या बचा x और यहाँ से माइनस के y बराबर, यहाँ से z माइनस वाई है ही हमारा बाहर, तो यहाँ से बचे x माइनस वाई और यहाँ से हमारे x माइनस जेड बच गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का मान भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने तीसरे स्तंभ का के अवयवों का प्रयोग करके किया है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब और देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन। हाँ भाई देखो, और 2 क्वेश्चन लिख लिए हमने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो निकालना हमें सेकंड ज्ञात करना है और इसमें व्युत्क्रम करना है। तो सेकंड कैसे करेंगे और व्युत्क्रम कैसे करेंगे पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं a11 करेंगे, तो a11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 और हम ये छुपाएंगे और ये छुपाएंगे, तो
इंटू 4, तो -1 की पावर 2 है, तो 1 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। A11 हमारा इतना आ गया। अब A12 करेंगे, यानी कि इस बार ये और ये छुपाएंगे, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू, तो -1 पावर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का 1 बचेगा, तो -1 क्रॉस 3 इज इक्वल टू -3। A1 ओ सॉरी A21, A21 करेंगे इस बार, ये और ये छुपाएंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 क्रॉस 2 इजक्वल टू ये -2 होगा, और A22 बराबर ये और ये छुपाएंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 क्रॉस 1 बराबर 1 होगा। तो हमारा अभी तक जो आए ये सहखंड आए, लेकिन सहखंड कैसे निकालेंगे, तो सहखंड यानी कि एडजॉइंट ए निकालना है हमें, तो एडजॉइंट ए बराबर 4 -3 माइनस के 2 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक बार हम स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में लिख देंगे, तो 4 -3 माइनस के 2 और 1, ये डैश लगा देंगे यहाँ पे, इससे तो इसको हमने स्तंभ और पंक्ति को आपस में बदल दिया, तो ये हमारा सहखंड निकल के आ गया, यानी एडजेंट ए। हमारा जो सहखंड निकल के आते हैं उसका जो हमारा एक सारणिक बनता है, उस सारणिक को की हम पंक्ति और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर देते हैं, तो हमारा सहखंड निकल जाता है। तो इस तरीके से सहखंड निकल के आता है हमारा। अब देखते हैं व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्युत्क्रम निकालने के लिए भी हमें सहखंड करने होंगे। A11 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 1 क्रॉस, इस बार ये और ये ढकेंगे तो 3 इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। A12 बराबर करेंगे तो ये और ये ढकेंगे, 1 की पावर 1 प्लस 2 क्रॉस 4 इज इक्वल टू ये माइनस के 4 हो जाएंगे। A21 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 1 क्रॉस, ये और ये छुपाया हमने, तो माइनस के 2 बराबर, तो माइनस यहाँ -1 की पावर 2 प्लस 1 है यानी कि 3 है, और जिस की पावर अगर किसी माइनस संख्या की पावर वर्ग ना होके घन हो तो उसकी पावर माइनस, उसका मान माइनस में जाता है, तो -1 और -2, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 बराबर करेंगे, ये और ये छुपाएंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 क्रॉस 2 बराबर ये पावर 4 है, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 की करेंगे 2 में तो 2, तो ये हमारे सहखंड निकल गए, सहखंड भी निकल गए। अब जो हम क्या करेंगे, इसका पहले एक बार हम डिटर्मिनेंट ए और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो 2 क्रॉस 3 यानी कि 6 माइनस 4 और 2 की करेंगे तो 8 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 8 इज इक्वल टू 14, ये डिटर्मिनेंट ए आ गया। अब हमें जो निकालना है, पहले एडजॉइंट ए कर लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर 3 -4 2 2 बराबर, इसका एक बार हम परिवर्तन निकाल लेते हैं, 3 -4 2 और 2, तो ये हमने परिवर्तन निकाल लिया। अब व्युत्क्रम जो निकालते हैं हम, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो हमारा एडजॉइंट ए क्या निकल के आया, ये है, और डिटर्मिनेंट ए क्या है हमारा 1/14 और 3 2 -4 और 2, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस एक 1/14 के अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो 3/14 और 2/14 माइनस के 4/14 और 2/14 इज इक्वल टू 3/14 और 1/7 और ये माइनस के 2/7
और ये 1/7। तो हमारा जो ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम जो निकल के आया हमारा ये है, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं इससे आगे। हाँ तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन दिया हमें अवयव ए बराबर हमें ये दिया है, और हमें जो इसमें ज्ञात करना है वो है a⁻³ - 6a² + 5a + 11i। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें a⁻³ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले a² निकाल लेते। a × a हो जाएगा, a बराबर a × a बराबर करेंगे। इसी अवयव को हम दो बार लिख लेंगे गुणा में, -3 2 -1 3 इंटू, फिर से लिखेंगे अब 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। हमने ये लिख लिया। अब जो करते हैं हम अवयव में गुणा किस तरीके से करते हैं, सारणिक में जो गुणा करते हैं हम रो की करते हैं हम कॉलम में गुणा बराबर। तो इस रो की हम इस कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे पहले। तो 1 की 1 में करेंगे 1 प्लस, फिर जोड़ते हैं इसको। तो इस 1 की 1 में करेंगे तो 1, इस 1 की 2 में करेंगे प्लस के 2। अब इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे 1 + 2 और माइनस के 1। अब इस फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे 1 और -3 + के 3। इतना आ गया। अब हम सेकंड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 2 के 6। अब 1 की 1 में 1 + 4 प्लस के 3। अब इस सेकंड रो की थर्ड कॉलम में करेंगे 1 के 6 के 9। अब इस थर्ड रो की करेंगे फर्स्ट कॉलम में 2 -1 और प्लस के 6। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे 2 के 2 और के 3। थर्ड रो की थर्ड कॉलम में करते हैं तो 2 प्लस के 3 और प्लस के 9। इतना आ गया। अब इससे आगे क्या करेंगे, देखो इनको अब जोड़ देंगे। 1 + 1 + 2 4 और यहाँ से 2 1, यहाँ से माइनस के 3 बचेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, 9 और 6 15 और एक प्लस का है तो हमारे माइनस के 14। अब इसकी को देखते हैं, 6 और 2 8 और माइनस का 1 है तो 7, 2 और 3 माइनस के हैं तो माइनस के 5 और प्लस के 2 है तो माइनस के 3, और यहाँ पे 9 और 3 12 और 2 हमारा 14। इतना आ गया। अब हमारे ये जो निकल के आया ये आता है हमारा a² निकल गया। अभी हमें a⁻³ और निकालना है। ठीक है, a² निकल के आगे तो अब हमें a⁻³ और निकालना है। तो a⁻³ निकालने के लिए a² इंटू करेंगे a बराबर हमारा a² है 4 2 1 -3 8 माइनस के 14 7 -3 14 और गुणा a हमारा है 1 1 1 1 2 माइनस के 3 2 -1 और 3 बराबर। अब इसकी 4 की करते हैं तो 4 प्लस के 2 और प्लस के 2। अभी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो 4 और प्लस के 4 और माइनस का 1।
फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करेंगे तो 4 और माइनस के 6 और प्लस के 3। ठीक है, अब सेकंड रो की करते हैं फर्स्ट कॉलम में माइनस के 3 और प्लस के 8 और माइनस के 28, 14 की 2 में तो 28, माइनस 3 की 1 में करेंगे तो माइनस के 3 प्लस के 16 और प्लस के 14, माइनस 3 की करेंगे 1 में माइनस के 3 और 8 की करेंगे माइनस के 3 में तो माइनस के 24 और 14 की करेंगे 3 में माइनस 14 की माइनस के 42। ठीक है, अब 7 की करते हैं 1 में 7 माइनस 3 प्लस 28, 7 माइनस के 6 और माइनस के 14, 7 प्लस के 9 प्लस के 42। इतना आ गया। अब और इससे आगे देखते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, ए की पावर 3 बराबर जो हमारा होगा 4 प्लस 2 प्लस 2 8 और 7 में से माइनस के 6 गए तो 1, माइनस के 20 बचेंगे और माइनस के 23 हो जाएंगे, के 16 और 14 प्लस के तो 30 और 30 में से 3 गए तो 27, 42 और 24 है और माइनस के 3 है तो ये माइनस के 69, 28 है प्लस के और 7 है प्लस के और माइनस के 3 है 32, ये 32 हो गया। अब माइनस माइनस के 14 और माइनस के 6 है तो 20 और 7 है प्लस के माइनस के 13, 42, 9 और 7, 42 है और 9 है और 7 है प्लस के है तो ये होगा 58 हो जाएगा हमारा। ए की पावर 3 भी निकल के आ गया और ए की पावर 2 ये था हमारा। इसके बराबर में हम 5a और निकाल लेते हैं। 5a बराबर क्या करेंगे, इसमें 5 की गुणा कर देंगे 5 5 5 5 10 माइनस के 15 10 माइनस के 5 और 15, ये हमारा 5a हो गया। ये स्क्वायर था ये। अब 11i और करना है हमें 11i तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इतना निकल के आ गया। अब इसे हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, जोड़ना घटाना करेंगे इसमें। तो ए की पावर 3 माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 8 7 1 23 27 माइनस 69 32 माइनस के 13 58। ठीक है, माइनस 6a स्क्वायर करना है हमें तो इसमें हम 6 की ओर गुणा करेंगे तो 6 बाहर ले लेते हैं और इसको लिखेंगे 4 2 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया प्लस 5a करेंगे यहाँ से, ये करेंगे तो 5
5 और 5, 5 10 माइनस 15, 10 माइनस 5 और 15 प्लस 11i, 11i यहाँ पर लिख लेते हैं, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये हो गया। अब इनको हमें सीधा सीधा जोड़ना और घटाना करना है, बाकी हम सभी वैल्यूज को इन्हें हटा देते हैं। अब 8 और 6 की करेंगे 4 में 24, तो 8 माइनस 24 प्लस 5 और प्लस 11, ठीक है, तो बराबर। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो 5 प्लस के 11 है, प्लस के, तो ये हमारे 16 और 8 है हमारे प्लस के 16 प्लस 8 हमारे 24 और 6 और 4 की गुणा हमारी 24 होती है, तो ये भी ये 0। 7 प्लस के हैं, 5 प्लस के हैं, 7 और 5 7 और 5 हमारे 12 और 6 2 या 12, तो ये भी 0 होगा। 1 प्लस का है और 5 प्लस का है और 6 माइनस के हैं, यानी कि प्लस के 6 और माइनस के 6 0। इसी तरीके से माइनस 23 है और 6 के अंदर गुणा करेंगे, 6 6 3 जा 18 और ये 18 प्लस के होंगे और 5 हमारे प्लस के हैं, 18 और 5 23, तो प्लस के 23 और माइनस के 23 0। 27 प्लस के हैं और 48 माइनस के हैं और ये 10 हमारे प्लस के हैं, तो 27 10 और प्लस 11 48 और ये माइनस के 48 है, तो ये भी हमारा 0 होगा। माइनस के 69 हमारे, माइनस के 69 है और यहाँ पे माइनस के 15 है, तो ये माइनस के 69 और माइनस के 50 होगा हमारा 84 माइनस के, और 14 6 जा 84, ये प्लस के और ये माइनस के, तो ये भी हमारा 0 होगा। 32 और 7 6 जा 42 और ये हमारे प्लस के हैं 10, तो 42 प्लस के और 42 माइनस के, तो 0। 13 हमारा माइनस के 13 और 6 3 जा 18, ये 18 प्लस के हैं और ये माइनस के 5 है। 13 और माइनस के 5 18, 18 प्लस के और 18 माइनस के, तो 0। 58 है ये और 14 6 जा 84, तो 58 प्लस 15 और प्लस 11 हमारा 84, तो 84 माइनस के और 84 प्लस के, तो ये भी हमारा 0 होगा, तो इजिकल टू 0, तो इसका मान जो आया हमारा 0। तो इस तरीके से हम, अगर हमें कोई इस तरीके, तो बराबर ही हमारा 0 है। तो अगर हमें इस तरीके से कोई निकालने के लिए बोलता है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं इससे आगे। हाँ तो चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक समीकरण दी हुई है दो, x प्लस 2y बराबर 2 है और 2x प्लस 3y बराबर 3 है, तो इसमें संगत व असंगत ज्ञात करने की, संगत है या असंगत है। तो इस तरीके से अगर हमें एक समीकरण निकाल दिया हो तो उसे कैसे करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण निकाय का हम आव्यूह रूप में लिख लेते हैं एक, तो यहाँ पे x है यानी कि 1x है तो 1, ये 2y है तो 2 और 2x है तो 2 और 3y है तो 3, ये हमारा a बराबर हो गया। अब हमारा x बराबर जो होता है वो होगा x और y
और b बराबर जो है हमारा 2 और 3। तो ये हमारा समीकरण निकाय को हमने एक अवयव में रूप में लिख दिया। ठीक है, अब ये लिख दिया हमने। अब हम पहले इसे a x इक्वल टू b के रूप में लिख लेते हैं। यानी a के स्थान पे हमारा ये है 1 2 2 3, x के स्थान पे हमारा x और y है, बराबर b के स्थान पे हमारा 2 और 3 है। अब हम इस अवयव का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट करेंगे तो 3 माइनस 2 और 2 की क्रॉस 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है तो ये एक हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। अब देखो, अतः हम लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय है, तो यह समीकरण निकाय संगत है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट a बराबर 0 के आ जाता तो ये एक व्युत्क्रमणीय अवयव होता और हमारे जो समीकरण निकाय होती वो असंगत होती। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे और देखते हैं। तो देखो भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हमें 3 समीकरण निकाय दिए हैं। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। तब इस समीकरण निकाय को हम कैसे करेंगे? इसमें हमें समीकरण निकाय के हल निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में लिख लेंगे। तो ए हमारा यहाँ से बनेगा 1 माइनस 1 1, यहाँ से 2 1 माइनस 3 1 1 1, और x है हमारा x y z बराबर b है हमारा, जो ये प्रोडक्ट देते हैं हमें लास्ट में बराबर में जो देते हैं वो 4 0 2। अब इसमें हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो 1 1 माइनस, और माइनस के 3 है तो प्लस के 3, माइनस और माइनस का 1 है तो प्लस 1, इसे और इसे छुपाएंगे तो 2 माइनस और 1 और 3 माइनस 3 गुणा करेंगे तो माइनस 3 और प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस 1 ये और ये छुपाएंगे तो 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से हमारा 1 बचेगा तो ये होगा 10, जो बराबर 0 के नहीं है। तो ये हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब इसे हम आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले इसके a के सहखंडज निकाल लेते हैं। सहखंडज, तो a के सहखंडज निकालने के लिए हमें a11 करेंगे पहले, माइनस 1 पर 1 प्लस 1, ये और ये छुपाएंगे 1 माइनस 3 1 और 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 2 है तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, और ये माइनस 1 और माइनस ये माइनस के 3 है तो माइनस माइनस प्लस के 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a12 करेंगे, माइनस 1 पावर 1 प्लस 2, और ये छुपाएंगे इस बार तो 2 माइनस और माइनस के 3 तो प्लस के 3 हो जाएंगे इज इक्वल टू ये माइनस 1 की पावर 3 है तो ये हो गए माइनस के 5। अब a13 करेंगे, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, ये और ये छुपाएंगे इस बार तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से 1 बचेगा और प्लस का 1 है तो 1। a21 करेंगे, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, ये और ये छुपाएंगे, देखो ये और ये छुपा रहे हैं तो माइनस 1 और माइनस 1, ये
और ये छुपा रहे हैं ना, तो -1 और -1 इज इक्वल टू -2 हो जाएंगे ये, और माइनस यहाँ पे है तो +2। अब टू करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, ये और ये छुपाते हैं इस बार, तो 1 - 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 है, तो वो +1 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 है तो ये 0। 3 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3, ये और ये छुपाते हैं तो 1, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो बराबर -1, और सॉरी -2, तो ये -2 हो गया। अब यहीं पे कर लेते हैं, अभी हमें करना है A31 करने के लिए हमें ये और ये छुपाना होगा, -1 की पावर 3 + 1, ये और ये छुपाया, माइनस माइनस प्लस के 3 - 1 इक्वल टू -1 की पावर 4 है तो +4 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगा 1, तो +2। अब A32 करेंगे, ये और ये छुपाना है इस बार, तो -1 की पावर 3 + 2, ये और ये, तो -3 और -2 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 है तो माइनस का 1 होगा, और -5 है तो ये +5 हो जाएंगे। A33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3, ये और ये छुपाया तो 1, और माइनस माइनस के 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2 इज इक्वल टू ये +3। ठीक है, इतना निकल गया। अब हमें क्या करना है, सेकंडजों से जो मिलके सेकंडजों के जो अवयव मिले हैं हमें, उनसे मिलके जो अवयव बनता है वो लिखना है पहले। वो होता है हमारा CI × J होता है, तो वो वाला हम अवयव लिखेंगे यहाँ से करेंगे 4 - 5 1 2 0 2, यहाँ से 2 5 3। ठीक है, ये हमने सेकंडज, ये जो हमने सेकंडज निकाले, इनके जो अवयव निकल के आए हैं, इन अवयवों से मिलके एक अवयव बनता है, वो अवयव हमारा ये है सेकंडजों से। एक के सेकंडजों उससे जो अवयव बना वो ये है। अब हमें एडजेंट ए निकालना है, इसके बाद हम एडजेंट ए पे चलते हैं। एडजेंट ए बराबर जो होता है हमारा, वो होता है CI × J का परिवर्त। ठीक है, तो परिवर्त निकालेंगे हम। इन परिवर्त निकालने के लिए जो हमारी रो है उसको कॉलम में, और कॉलम को रो में बदल देंगे। 4 - 5 1 2 0 2 2 5 3। ठीक है, ये हमारा एडजेंट ए निकल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम ए इनवर्स करने के लिए। ए इनवर्स जो होता है x बराबर, इनवर्स करेंगे हम पहले, तो ए इनवर्स बराबर जो होता है हमारा, वो होता है एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बराबर, डिटर्मिनेंट ए है हमारा 10 तो 1/10, और एडजेंट ए हमारा 4 2 2 -5 1 0 5 2 3, ये हमारा एडजेंट ए आ गया। अब हम यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू प्राप्त करेंगे। एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर करेंगे। अब एक्स बराबर 1/10 4 2 4 2 2 -5 0 5
1 2 3 और बी बी है हमारा 4 0 2। अब बराबर 1/10 इसकी इसमें गुणा करेंगे 4 चौक 16 प्लस 0 2 दूनी 4 माइनस के 5 चौक 20 प्लस 0 प्लस 10। अब 4 प्लस 0 प्लस 6 बराबर 1/10। ये 20 होगा हमारा, ये माइनस के 10 और ये प्लस के 10 बराबर 1/10 के हम अंदर गुणा कर देंगे तो होगा हमारा 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, तो अरे ये मान निकल के आए जो हमारे x बराबर 2 y बराबर -1 और z बराबर 1, ये हमारे आंसर है। तो यही हमें ज्ञात करने थे। इस तरीके से हम एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो भाई ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो जो भी डाउट है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन एक दूसरे पे बेस है, तो ठीक है मैंने सभी तरह के क्वेश्चन करा दिए। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से करिए, और जो आपसे ना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।